द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स क्विज के सीरीज में आज 16 सितंबर को देखते हैं कि क्या करंट अपडेट्स हैं। पहला प्रश्न है कि ग्राफीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला पॉइंट है कि यह षटकोणीय जालक में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की एक एकल परत है। दूसरा है कि इसका उपयोग टच स्क्रीन, प्रकाश पैनल और सौर सेल में किया जाता है। और तीसरा है कि भारत में ग्राफीन ऑरोरा कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसमें उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं ये बताना है। तो इसका आंसर केवल 2 हैं। अब इसको समझिए कि इनमें से कौन सा गलत है, इसको समझिए। ग्राफीन ऑरोरा कार्यक्रम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, ना कि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, इसलिए ये गलत है। बाकी 1 नंबर और 2 नंबर सही हैं। केवल तीसरा गलत है कि ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड नवाचार केंद्र की स्थापना की गई है। यह कार्यक्रम डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और केरल सरकार और उद्योग भागीदारों के संयुक्त वित्त पोषण से कार्यान्वित किया जाएगा। तो ये इसके पॉइंट्स हैं ग्राफीन ऑरोरा कार्यक्रम के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला है कि इसका उद्देश्य देश में टिकाऊ वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक तृतीय पक्ष प्रमाणन प्रदान करना है। दूसरा है कि यह योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तीसरा है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इस योजना के समग्र प्रबंधन के लिए परिचालन एजेंसी है। और चौथा है कि प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाणन निकायों को मान्यता प्रदान करेगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें आंसर है केवल 3। अब केवल 3 में कौन सा एक गलत है उसको देखने के लिए आप ये डिस्क्रिप्शन देखें। तो इसमें पहला पॉइंट है कि भारत ने अपनी पहली भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है, जिसको लॉन्च किया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो यहाँ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो दिया गया है ये गलत है और केवल 3 सही है। इसका मतलब ये केवल 2 नंबर गलत है, बाकी ऊपर का ये सही है और नीचे का ये दोनों सही हैं। इसमें और भी चीजें देख लें। इसका उद्देश्य है टिकाऊ वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक तृतीय पक्ष प्रमाणन प्रदान करना। पर्यवेक्षण इसका भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन परिषद के द्वारा किया जाएगा। संचालन एजेंसी है भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। यानी कि आपको अगर ये सीधे सवाल आता है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। और भारतीय गुणवत्ता परिषद के अंतर्गत प्रमाणन निकाय के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाणन निकायों को मान्यता प्रदान करेगा। तो ये केवल कौन सा मंत्रालय है ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। और योजना का नाम है भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना। अगला प्रश्न देखें। एस्सेquibo क्षेत्र जो हाल ही में समाचारों में रहा है, किसके बीच एक विवादित क्षेत्र है? तो ये गुयाना और वेनेजुएला के बीच विवादित क्षेत्र है। तो यहाँ आप देखें इस मैप में, तो ये वेनेजुएला है और ये जो ग्रीन कलर में हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको, ये गुयाना है। इसी के बीच का एरिया है जो विवादित है। इसमें डिटेल जान लें तो एस्सेquibo क्षेत्र 61,600 वर्ग मील का एक क्षेत्र है जो गुयाना शील्ड के मध्य में स्थित है, जो दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्व में एक भौगोलिक क्षेत्र है। यह गुयाना और वेनेजुएला के बीच विवादित क्षेत्र है। यह गुयाना का 2/3 भाग है। ये जो ग्रीन कलर जो आप देख रहे हैं ये इसी क्षेत्र को कह रहे हैं। यह क्षेत्र दुनिया के 4 अंतिम प्राचीन उष्णकटिबंधीय वनों में से एक है और इसमें विशाल तेल और खनिज संसाधन है। गुयाना तेल उत्पादन में वेनेजुएला से आगे निकल जाएगा और 2025 तक यह प्रति व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक बन जाएगा। तो ये पूरा एरिया तेल से भरा हुआ क्षेत्र है, यानी वेनेजुएला भी तेल उत्पादक है, गुयाना भी तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो इसलिए ये जो विवादित क्षेत्र है एस्सेquibo, ये आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कितने देश 5 आइज यहाँ आंख वाला आइज है,
फाइव आइज अलायंस का हिस्सा है। इसमें ऑप्शन के आधार पर, जिसमें ऑप्शन में है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस और जर्मनी, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसमें केवल 3 है और फाइव आइज में पूरी डिटेल जान लें। फाइव आइज से तात्पर्य यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के खुफिया साझाकरण गठबंधन से है। फाइव आइज जो हैं ये अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड है, यानी 5 देश हैं जिसको फाइव आइज कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। 1943 में ब्रिटेन और यूएसए ब्रूसा समझौता के तहत 1946 में हस्ताक्षरित यूके यूएसए समझौते पर में नींव रखी गई थी। ये 1943 में ब्रूसा समझौता हुआ था और उसके बाद 1946 में इनके बीच समझौता पूरी तौर पर हस्ताक्षरित हो गया था। 1949 में इसमें कनाडा शामिल हो गया और 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गए। तो ये मिला करके फाइव आइज हो गए। यानी कि अगर उत्तरी अमेरिका में देखें तो कनाडा और यूएसए 2 वो हो गए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पड़ोसी हैं वो दोनों हो गए, और एक ब्रिटेन यानी यूके। ये आपको याद रखना चाहिए। फाइव आइज काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट जिसको कहते हैं, इसके संबंध में कथनों पर विचार करना है। वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ा एक उपकरण है जो मतदाताओं को मतपत्र रहित मतदान प्रणाली के माध्यम से फीडबैक प्रदान करता है। इसमें एक पारदर्शी विंडो है जो मतदाताओं को 7 सेकंड के लिए नाम, सीरियल नंबर, चुनाव चिन्ह ये सब प्रदर्शित करता है। वीवीपैट का पहली बार प्रयोग 1982 में केरल के उत्तरी परवूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किया गया था। ये आपको इसमें से बताना है कि कितने कथन सत्य हैं, संख्या बतानी है। तो इसमें केवल 2 कथन सत्य हैं। ये जो तीसरा नंबर है, वीवीपैट केरल से शुरू नहीं हुआ था बल्कि नागालैंड से शुरू हुआ था 2013 में। वीवीपैट सबसे पहले 2013 में नागालैंड में नोकसेन विधानसभा क्षेत्र है जहां सभी 21 मतदान केंद्रों पर लगाया गया था। 2013 में वीवीपैट इस्तेमाल किया गया था। ये ईवीएम की शुरुआत केरल से हुई थी लेकिन वीवीपैट की शुरुआत नागालैंड से हुई है और बाकी सारे पॉइंट्स सही हैं। और अभी हाल में चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र या खंड में 5 यादृच्छिक रूप से चयनित मतदान केंद्रों में सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती अनिवार्य कर दी है। यानी कि अब जो अगला चुनाव होगा लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में, उसमें किसी भी 5 चयनित क्षेत्र होंगे जिसके सारे वीवीपैट की पर्चियों की गिनती और उसमें मिलान किया जाएगा। ये व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने कर दिए हैं। अब अगले किसी भी चुनाव में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फंड निम्नलिखित में से किस बीमारी को हराने के लिए एक विश्वव्यापी आंदोलन है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो ये 1, 2 और 4 हैं, यानी मलेरिया, यक्ष्मा और मानव प्रतिरक्षी न्यूनता विषाणु। केवल मानव पेपिलोमा वायरस नहीं है, बाकी मलेरिया, यक्ष्मा, मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम प्रणाली। इसके बारे में समझ लें तो ग्लोबल फंड HIV, टीबी और मलेरिया को हराने और सभी के लिए अधिक स्वस्थ, सुरक्षित और समतापूर्ण भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक विश्वव्यापी आंदोलन है। यह सरकारों, नागरिक समाज, तकनीकी एजेंसियां, निजी क्षेत्र और बीमारियों से प्रभावित लोगों की साझेदारी है। ग्लोबल फंड 3 वर्ष के चक्र पर धन जुटाता है जिससे एड्स, टीबी, मलेरिया जैसे लड़ाइयों के लिए दीर्घकालिक पूर्वानुमान संभव हो पाता है। बाकी ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, इसीलिए आपको साइड में दे दिए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में फ्री मूवमेंट रिजीम FMR को खत्म करने का फैसला किया है। भारत ने FMR फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने का फैसला किया है, जो सीमा पर रहने वाली जनजातियों को बिना वीजा के दूसरे तरफ जाने की अनुमति देने वाला एक आपसी समझौता है। FMR भारत और किसके बीच हस्ताक्षरित समझौता है? तो यह है म्यांमार। समझ लें इसको। गृह मंत्रालय ने FMR को तत्काल निलंबित करने की सिफारिश की है। यह भारत और म्यांमार के बीच एक पारस्परिक समझौता है जिसके तहत दोनों देशों की सीमा पर रहने वाली जनजाति को बिना वीजा के एक दूसरे के अंदर 16 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति दी गई।
इसका उपयोग भारत के नागरिक और म्यांमार के नागरिक द्वारा सीमा पास के साथ किया जा सकता है। आमतौर पर यह 1 वर्ष के लिए वैध होता है और प्रत्येक यात्रा के लिए 2 सप्ताह तक रह सकता है। चुनौती क्या है? तो 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट ने अनिर्दिष्ट प्रवासियों को आमद को बढ़ावा दिया है, जिसे मिजोरम में शरण ली और मणिपुर में भी प्रवेश किया। कुकी चिन, जो कि जनजातीय समूह से संबंधित प्रवासी मिजोरम और मणिपुर समुदायों के साथ जातीय संबंध साझा करते हैं, ये सब समस्या पैदा करेंगे। ये सब चुनौतियां हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें 60% धनराशि केंद्र सरकार, 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। ये गलत है, क्योंकि ये 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसे 2019 में शुरू किया गया था। बाकी सारा पॉइंट सही है कि इसका उद्देश्य किसान को 3 समान किस्तों पर प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय की सहायता प्रदान करना है, और इसमें सभी भूमि धारक किसान परिवार शामिल हैं, चाहे उनकी भूमि का आकार कुछ भी हो। यह कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से संबंधित विभिन्न इनपुट की खरीद के साथ साथ घरेलू जरूरतों के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। अगला प्रश्न है कि वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला है कि यह एक स्वैच्छिक योजना है जो उन शहरों को मान्यता देती है जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। दूसरा है कि यह रामसर कन्वेंशन के तहत एक पहल है। तीसरा है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत इंदौर भारत का एकमात्र मान्यता प्राप्त शहर है। इनमें से कौन सा सही है, यानी कि तो तीनों में से कौन सा सही है? तो ये बता रहा है कि केवल 2 सही है। अब इसको डिटेल से समझें कि हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी को मान्यता देने के लिए पहले 3 शहरों इंदौर, भोपाल और उदयपुर का नाम प्रस्तुत किया है। यहाँ केवल इंदौर दे रहा है, इसलिए यह गलत है। यह एक स्वैच्छिक योजना है जो उन शहरों को मान्यता देती है जिन्होंने अपनी शहरी आर्द्रभूमि सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। ये भी सही है। और रामसर कन्वेंशन को 12/2015 के दौरान इसकी स्थापना हुई है। इसका उद्देश्य है शहरी और शहरी वातावरण आर्द्रभूमि के महत्व को पहचानना और इन आर्द्रभूमि के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उचित उपाय करना। महत्व यह है कि शहर अपने प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और सकारात्मक ब्रांडिंग के अवसर प्राप्त कर सकते हैं और स्थानीय आबादी के लिए स्थायी सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो ये इसके पॉइंट्स हैं। ये कार्यक्रम है वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन। आगे देखें, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये समाचार संस्थाओं में ये दिए गए हैं, कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है, ये बताना है। इसमें बता रहा है कि केवल 3, यानी कि ये इनमें से 3 गलत हैं और 1 सही है। अब इसको समझ लें कि कौन कौन गलत हैं। इसमें एक्सेस वॉच एंड रिजर्व एंटीबायोटिक खपत की निगरानी के लिए एक वर्गीकरण उपकरण है, जिसे 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित किया गया था। तो इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये सही है। दूसरा है कि प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ ये गलत है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दे रहा है, जबकि ये शिक्षा मंत्रालय का है। तीसरा है ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत केरल राज्य सरकार द्वारा रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया है, न कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा। ऑपरेशन अमृत आपको याद रखना है। और ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, ये इसमें कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का है, लेकिन ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये 3 गलत हैं, 1 सही है। इसके बाद प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र उच्च सागर संधि के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसमें आंसर देख लें सीधे कि उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं। तो ये सभी 4 सही हैं। तो ये चारों आपको याद रखना है कि इस संधि को महासागर के लिए पेरिस समझौता कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र उच्च सागर संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रकृति की है। यह संधि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के ढांचे के तहत अपनाई गई थी और उच्च सागर समुद्र के वे भाग हैं जो किसी देश के प्रादेशिक जल में शामिल नहीं होते हैं। इस पे एक वीडियो हम फुल बना चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र उच्च सागर संधि के बारे में। अगला प्रश्न है
कि मीथेन ग्लोबल ट्रैकर तो किसके द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसके बाद है कि वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसमें केवल 2 सही है कि इसकी सदस्यता सार्वभौमिक है और यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से मिलकर बना है। बाकी ये इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा सहायक निकाय के रूप में की गई थी, ये गलत है। तो ये था आज का करंट का क्विज का अपडेट। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।